साथियों नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी है वो कितने आविष्कारक है, कितने सारे आविष्कार उन्होंने और उनके संगठन जो मूल संगठन है उनका आरएसएस उसने किया है। वो आविष्कारों की हम लिस्ट देखेंगे। आज बहुत आविष्कार किए हैं, बिल्कुल संशोधक है वो, साइंटिस्ट भी है और इतिहासज्ञ भी है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नई खोज के निकाले हैं। तो सबसे पहले उनकी खोज हम समझते हैं कि 1000 और 500 के नोट बंद करने और 2000 के नोट चलाने से काले धन के समाप्ति का आविष्कार, ये पहला आविष्कार था उनका जो हमको प्रभावित कर गया। उन्होंने बता दिया कि 1000 और 500 का नोट समाप्त कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और जितने लोगों के पास काले धन हैं वो सब रास्ते पर आ जाएंगे और वो सब देश की उन्नति में सहयोग करने लग जाएंगे या तो जेल में रहेंगे। तो ये पहला आविष्कार था, मगर उन्होंने 2000 का नोट उस वक्त इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि 500 और 1000 का नोट बंद करके 2000 का चालू करने से एक नया आविष्कार आया था कि उससे काला धन समाप्त होगा। दूसरा आविष्कार इन्होंने किया है, रिजर्व बैंक को समाप्त करने से आर्थिक उन्नति होगी भारत की। रिजर्व बैंक एक बार समाप्त हो जाएगी, कोई कृषि पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कंट्रोल रेस जो होगी अर्थनीति हमारी, वो बहुत अच्छी उन्नति करेगी। ये पहली सरकार है जो रिजर्व बैंक के विरोध में एफिडेविट देती है कोर्ट में। तो इन्होंने तय कर लिया है कि रिजर्व बैंक समाप्त हो जाएगी। पहले उसका सरप्लस विड्रॉ करने का, सरप्लस लेने का काम किया। उसके जितने गवर्नर थे इस नीति के विरोध में इस्तीफा देकर चले गए, मगर ये नहीं माने क्योंकि ये बहुत ग्रेट अर्थशास्त्रज्ञ भी है और इन्होंने रिजर्व बैंक समाप्त करके ही आर्थिक विकास होगा ये तय कर लिया है। इसके बाद की बात है कि चंद उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ाकर सबका साथ और सबका विकास का आविष्कार। ये सबका साथ सबका विकास का नारा ये है कि वो कुछ उद्योगपतियों को इनकी संपत्ति बढ़ा देंगे। कोरोना काल में भी उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है और उससे उन्होंने तय कर लिया है कि इससे देश का विकास हो जाएगा, सबका विकास हो जाएगा। तो ये भी एक उनका आविष्कार है कि इसके द्वारा सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। उसके बाद की बात है, सर्जिकल स्ट्राइक करने से पाकिस्तान को डराने का आविष्कार। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए किया था कि अब पाकिस्तान थर थर कांपेगा। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया, जिससे अभी पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। वो बिल्कुल उठने के काबिल नहीं है, ना आँख मिलाने के काबिल है। एक आविष्कार और है इनका, सरकारी उद्योग और संपत्ति बेचकर साल में 2 करोड़ रोजगार देने का आविष्कार। कैसे देंगे मुझे नहीं पता, साल में 2 करोड़ रोजगार ये देने का प्रॉमिस किए थे और उसके अगेंस्ट में इन्होंने सारी सरकारी संपत्ति जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, आरक्षण मिलता था, लोगों को सहूलियतें मिलती थी। अभी इस वक्त जो हड़कंप मचा हुआ है ऑक्सीजन का, सारी सरकारी संयंत्रों में और सरकारी इंडस्ट्री से ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। प्राइवेट वालों के हाथ में ऑक्सीजन का सप्लाई जब तक था तो कई लोग, हजारों लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के। और जब सरकार ने कमान संभाली, सरकारी जो संयंत्र थे, सरकारी जो इंडस्ट्री थी, उन्होंने जब संयंत्र उसकी कमान संभाली तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। तो उनको बेच के हम सबको नौकरी देने वाले, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने वाले हैं। ये आविष्कार है, ये आविष्कारों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम तो साइंटिस्टों को ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। जो देश साइंटिस्टों को, आविष्कारकों को ध्यान नहीं रखता वो देश गर्त में जाता है। तो ध्यान में रखना चाहिए ये बात। उसके बाद में इन्होंने एक और आविष्कार किया कि पुलवामा, गलवान घाटी और छत्तीसगढ़ में सैनिक मरवाने से चुनाव जीतने का आविष्कार। ये नया आविष्कार है कि हर जगह जब चुनाव आते हैं और उसको जीतने का मैकेनिज्म जब चाहिए होता है तो हर जगह सैनिक मरवा के राष्ट्रभक्ति की प्रखर प्रेरणा देश में जागरूक करने का और उसके माध्यम से अपनी पार्टी को और अपने लोगों को जिताने का ये एक नया आविष्कार है। राष्ट्रवाद का आविष्कार है, ये देशभक्ति का आविष्कार है। उसके बाद का आविष्कार है बिरयानी खाने से शांति का आविष्कार। बिना बुलाए कहीं भी जाके बिरयानी खा लेना, उसके माध्यम से शांति स्थापित होती है। यह आविष्कार है, आदरणीय मोदी साहब ने ये आविष्कार दिया है नया। इसको समझने की ज़रूरत है।
आप बिरयानी से नफरत करते हो, मगर बिरयानी खाने से शांति आती है, आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। और नाले से गैस निकालकर चाय बनाने का आविष्कार। अभी नाले से ऑक्सीजन के सिलेंडर भी भरे जाएंगे, नाले से वैसी गैस, कुकिंग गैस निकलेगी जिससे चाय बना सकते हो, खाना भी बना सकते हो। ये आविष्कार है, मोदी साहब का आविष्कार है ये। और ये आविष्कार की तरफ ध्यान देना चाहिए। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो ये सब आविष्कारों की तरफ विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में गणेश जी की सर्जरी करने का आविष्कार। हजारों साल पहले हमने आदमी के धड़ पर हाथी का सिर बैठा के गणेश जी का निर्माण किया था, क्योंकि उस वक्त ही हमारे वेदों, शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से हमको सर्जरी का आविष्कार हो गया था। और ये इसका कंफर्मेशन हमारे मोदी जी ने किया है। साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने ये बात कही, जिसके कारण कई विदेशों के साइंटिस्ट ये बकवास को सुनकर वो बीच में छोड़ के निकल गए। उसको साइंस कॉन्फ्रेंस थी, उसको छोड़ के निकल गए। तो ये आविष्कार उनको नहीं समझ में आएगा ना, हमारे देश के भक्तों को समझ में आता है। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये नया आविष्कार है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक तुकाराम महाराज करके संत थे, उनको होली के दिन एक स्पेशल फ्लाइट बुलाया गया था 400 साल पहले। हमने सुना था राइट बंधुओं ने इसका प्लेन का ये किया, आविष्कार किया, नहीं, गलत बात है। उस वक्त जो मंबाजी भट्ट थे और कोई भट्ट लोग थे, उन्होंने आविष्कार किया था और इनको सदेह स्वर्ग भेज दिया था। डायरेक्ट वैकुंठ का फ्लाइट होता था वहाँ से, मतलब इधर उधर नहीं, यहाँ से नागपुर से दिल्ली नहीं, दिल्ली से मुंबई वगैरह नहीं, अमेरिका नहीं, डायरेक्ट वैकुंठ, स्वर्ग से भी ऊपर वाले जगह पर फ्लाइट जाता था। और वो अकेला फ्लाइट उनके लिए आया था। उसका आविष्कार भी इन्हीं के मान से है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हिंदू पत पातशाह, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। भैया मुझे किसी किले पर गाय के गौशाला और यज्ञशाला दिखाई नहीं दिया। कैसे गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे वो जनता के राजा थे, जनता की समस्या समझते थे। उनके निर्णय रेवेन्यू के, उनके निर्णय किसानी के, उनके निर्णय व्यापार के, उनके निर्णय युद्ध के, इनके निर्णय जो है वो सारे सामान्य जनता के लिए निर्णय थे। और वो अगर हिंदू बादशाह थे तो उनका राज्याभिषेक करने के लिए आपने मना कैसे किया? ये क्या है मूर्खता? उनके सेना में कितने सारे मुसलमान थे, उनको हराने आया था तो मिर्जा राजे जयसिंह क्या मुसलमान था? वो कौन था भैया? और सियासी लड़ाई थी, मगर आपको हिंदू मुसलमान ढूंढना है हर जगह। दूसरी बात है, आपकी बहुत प्रिय विषय है, हिंदुओं के बहुसंख्यक देश में जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में आ जाता है? अगर हिंदू सच में खतरे में होता तो 850 साल मुगलों की सल्तनत थी। जिस दिल्ली में मुगलों की सल्तनत थी उसके आसपास भी 95% हिंदू है आज भी। कैसे हो गया? मुगल अपने आसपास नहीं चेंज कर सके, धर्मांतरण नहीं करा सके, जबरदस्ती करते थे, वो तो तलवार के जोर पे करते थे, लाखों लोगों को काट डालते थे। वहां नहीं हुआ। ये इनका बार बार पूछते हैं कश्मीर में पंडित क्यों भागे? अरे पंडित क्यों भागे इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पंडित छोड़ के बाकी के हिंदू कहाँ है ये बताओ? बाकी की जातियां कहाँ है हिंदू की? क्यों नहीं रही वो हिंदू? उसका कारण तो बताओगे कि नहीं बताओगे? और जहाँ हिंदू बाकी की जातियां नहीं होगी, आपके हाथ में वो लड़ाने के लिए लाठियां नहीं होगी, वहां तो जूते खाओगे ही खाओगे भैया। फिर वहां से जूते खा के निकल गए तो किसके दोष देते हो? मैं तो ये पूछता हूँ कि केरल जैसे प्रांत में जहाँ ना कोई मुस्लिम शासक था, ना किसी ने मुस्लिम ने आक्रमण किया, उस प्रदेश में 630 में मस्जिद कैसे बन गई? पहली मस्जिद, पहले गिरजाघर वहां कैसे बना? उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे कभी? कि खाली अपप्रचार, दुष्प्रचार करते रहोगे? भैया वहां इसलिए बना ना, वहां 37% मुसलमान हो गए, कोई किसी ने लड़ाई नहीं किया, वहां जाके किसी ने जबरदस्ती उनको कन्वर्ट नहीं किया। क्यों बने? इसका जवाब तो दो। नहीं है ना आपके पास जवाब, क्योंकि आपके पास में किसी बात का जवाब नहीं। आपके पास में एक ही जवाब है कि विभाजित करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक क्या किया जाए, इसका जवाब है आपके पास में। और वही उपाय हर वक्त करते रहते हो। मुस्लिम लोग इस देश के हैं, इसी देश की जमात है, क्यों लड़वाते रहते हो हर वक्त? और लड़ा के क्या फायदा होता है? तो आपका राज आ जाता है। आप हर जगह राजनीति के लिए, देश टूट जाए, देश का पूरा सत्यानाश हो जाए, इकोनॉमी समाप्त हो जाए, सामाजिक जो सौहार्द था वो समाप्त हो जाए, देश की मानसिकता समाप्त हो जाए,
सब समाप्त हो गया तो चलेगा, मगर आपको सत्ता, संपत्ति और सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी स्तर पे जा सकते हो, क्योंकि ये आपकी आइडियोलॉजी है, ये आपका आविष्कार है। संघ का आविष्कार यही है कि सत्ता, संपत्ति और सम्मान के लिए सब कुछ करो। जो कुछ विधि निषेध होगा, जितना त्याज्य होगा, जितना बहिष्कृत होगा, वो सब करने के लिए आपको कोई शर्म नहीं आती। ये करने का आविष्कार भी आप ही का है। हत्या करने वालों का गुण गौरव मैंने पहले ही बताया कि जितने हत्यारे हैं, हत्या करने वालों का गुण गौरव तो नहीं होता है कभी, मगर आपने वो शुरू कर दिया परंपरा, आपने गोडसे के मंदिर बना दिए। तो ये आविष्कार आपका है, आप आविष्कार करते हो, आपके इसमें हत्याएं की जाती है। और ये षड्यंत्र पूर्वक हत्याओं का सिलसिला महाराजा बलि से लेके शुरू होता है। तो ये पानसरे, गोविंद पानसरे और यहाँ तक ये हत्या का इतिहास आता है। आप किसी को भी मार सकते हो, क्योंकि मारने के लिए आपके पास में जो कंधे होते हैं वो आपके तो है नहीं, हाथ भी आपके नहीं है। जैसे गुजरात में हुआ, वहाँ 5000 लोग जेल में गए, उनके ऊपर हत्या के मुकदमे हुए। इसमें कितने थे आपके संघियों के, आपके वरिष्ठ जो उच्च वर्णीय जातियों के? कोई नहीं थे। वहाँ थे पटेल, ठाकुर, कोली और देवी पूजक। ये लोग जेल में भुगत रहे अभी भी, क्योंकि हिंदुत्व उनके कंधे पे बचाना है, आपको नहीं करना है ना। आपके तो बेटे चिन्मय और तन्मय सारी सुविधा पहले लेंगे और सारे यूरोप अमेरिका में बैठ के मजे करेंगे। आपको ये देश को नर्क बनाने में मजा आ रही है, क्योंकि लूटना है आपको। तो लूटना है तो आपस में लड़ाई नहीं होगी, बिल्ली आपस में नहीं लड़ेंगी तो बंदर को कैसे मिलेगा? तो आप वो काम कर रहे हो, ये आविष्कार भी आपका ही है। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि में नेहरू जी का हाथ था, कांग्रेसी सरकारों का हाथ था, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल नहीं खोजा। अब कहाँ पेट्रोल के कुएं निकालना था, यहाँ क्या करना था मोदी जी, क्या बना था, कैसे निकालते हो? हमारे यहाँ जब उत्पादन नहीं होता उस बात का, हमारे यहाँ जब नहीं है तेल, हमारी ज़मीनों में तेल नहीं है, तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? तो आपने तो पूरा देश आत्मनिर्भर कर दिया। वो दुबई से अभी ऑक्सीजन आ रहा है, हांगकांग से टैंकर आ रहे, और कहाँ से क्या, आपका क्या हो गया निर्माण करने का? मेक इन इंडिया क्यों नहीं? मेक इन इंडिया में कुछ भी हुआ? ऑक्सीजन के भी बाहर से आ रहे, ऑक्सीजन भी बाहर से आ रहा है, हर इक्विपमेंट बाहर से आ गया। तो 7 साल में किए क्या आपने? आपके लोग बता दे 14 हॉस्पिटल बनाए, क्या 14 हॉस्पिटल न्यू डाले? एक भी आपका मुझे गांव दिखा दो जो गोद लिए हुए, आपकी स्मार्ट सिटी दिखा दो, वैसे आपके अस्पताल भी दिखा दो। ये सब फ्रॉड, और किसी को समझाना, आपके भक्तों को समझाना। हम जैसे लोगों को ये फ्रॉड समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम तो बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर वाले लोग हैं। हम कोई मानने वाले ऐसे झूठे और इसमें मानने वाले मक्कारों से ठगने वाले, ठगे जाने वाले लोग नहीं हैं। हमको सच्चाई दिखानी पड़ेगी। आपने एक और आविष्कार किया, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में आपने आंदोलन जीवी होने का तमगा आपके खुद के हाथ से ले लिया। भैया मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश की लड़ाई थी या आंदोलन था, क्या था? आपने नया खोज किया, आंदोलन था। कहाँ आंदोलन हो रहा था? बॉर्डर पे आंदोलन होते हैं क्या? कश्मीर अलग हो गया, कश्मीर को आपने 370 समाप्त किए, तो क्या पाकिस्तानियों ने उनको आने दिया बॉर्डर पे, जनता को, उनके लोगों को आंदोलन करने दिया कोई, या आपने करने दिया वहाँ आंदोलन? सरहदों पे आंदोलन नहीं होते, आंदोलन अपने शहर में होते, अपने जगह पर होते, अपनी सरहद में होते, सरहदों पे आंदोलन नहीं होते। और आपने कहाँ आंदोलन किया था? और जेल भी गए थे। भारत तो उसके पक्ष में था, तो यहाँ आंदोलन करके जेल में जाने का सवाल नहीं था। तो पाकिस्तान गए थे क्या आंदोलन करने के लिए? ये आपका आविष्कार है कि बांग्लादेश की लड़ाई नहीं थी, बांग्लादेश का आंदोलन था। कैसे कैसे आविष्कार करते हो, महान आविष्कारक हो मोदी जी। नमन आपको, बहुत बार बार नमन आपको। आपके जैसे जो कई 70 सालों बाद, हजारों सालों बाद हमको जो राजा मिला है, वो बहुत बड़ा आविष्कारक मिला है। आपको एक और आविष्कार है कि जिनपिंग को बुला के झूले पर टांगने से और झूला झुलाने से और एक ही जगह पर बैठने से दोस्ती हो जाती है। ये नया मामला है, आपको पता नहीं है? हिंदी चीनी भाई भाई बोल के उसने क्या किया था, धोखा दिया था। उस वक्त उसके पास में 33 लाख सैनिक थे, हमारे पास 3 लाख थे और 3 लाख सैनिकों से 33 लाख सैनिकों की बराबरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उस वक्त नेहरू जी को हारना पड़ा, वो बुरी तरीके से हारे। और हारने के बाद नेहरू जी ने उसका कारगिल नहीं किया। कारगिल में क्या जीत गए थे अडवाणी जी आप और वो अटल बिहारी जी, क्या जीते थे आप? अपनी जगह पे दूसरे ने आके कब्जा किया
और वो उनको जाने के लिए आपने सेफ पैसेज दे दिया और उसका करगिल विजय दिवस मनाते हो। नेहरू जी ने तो नहीं मनाया ना विजय दिवस, उन्होंने माना और उसके बाद में 2 साल के अंदर ही वह आदमी को इतना दुख हुआ कि वो मर गए। 2 साल भी नहीं जिंदा रहे उसके बाद में, पराजय के बाद में, क्योंकि राष्ट्र था उनको, उन्होंने बनाया था राष्ट्र। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। आप बताओगे ऐसा एक परिवार बता दो जिसके सारे दामाद से लेके बेटियों से लेके बाप से लेके बीवी तक सारे के सारे जेल में रहे, और वो उंगली कटाने वाले जेल में नहीं, 5-5, 10-10 साल जेल में रहे। ऐसे लोगों से आप बोलते हो, ऐसे लोगों को आप बोलते हो कि ये हमारे देश के दुश्मन थे। ये दुश्मन थे ना, तो ये बोकारो स्टील प्लांट से लेके तो सारे उन्होंने ही बनाए हैं, जितने अस्पताल है उन्होंने ही बनाए हैं, जिसका उपयोग करके आज आपके भक्त और आपके नेता और मंत्री लोग बच रहे हैं ना, वो उनके बताए। किसी मंदिर में जाके कोरोना से नहीं बचा रहे आप किसी को, ना आपका कोई मंत्री बच रहा है, सब जाके एम्स में भर्ती होते हैं। आपके बनाए हुए एम्स में कितने लोगों को भर्ती किया ये बता देना जरा, कोई भक्त बता दे कि कितने एम्स में कितने सारे इक्विपमेंट लगे हैं। और बिल्डिंग बनाने से अस्पताल बन जाते हैं क्या? आपको बिल्डिंग बनाने में कमीशन मिलता है, हर सीमेंट बैग के पीछे पैसा मिलता है, उसमें आपने कर दिए, देश को पूरा बेच दिया, आपने कुछ नहीं रखा। मोदी जी, ये आपका आविष्कार है कि देश की सारी संपदा बेचने से देश उन्नत हो जाता है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, ये आपका आविष्कार ही है। नेहरू जी ने तो धोखे से चाइना से हार पराजित की थी, आप तो 56 इंच वाले थे। गलवान घाटी में क्यों चढ़ गया वो आपके छाती पर? 8 फिंगर से लेके चौथे फिंगर तक क्यों आ गया? आपने सारी प्रेरणा पीछे कर ली, उन्होंने क्यों नहीं किया? सब जगह क्या हो रहा है? हर जगह आप तो आँख झुकाएंगे नहीं, आँख मिलाएंगे और आँख क्या क्या करेंगे। और 56 इंच का सीना है, पेट है आपका 56 इंच का, जिसमें सारी कंपनियां देश की जा रही है। रिजर्व बैंक के समय सेल, गेल, रेल सब उसमें समाविष्ट हो रही है। आपने तो सब खा लिया है क्योंकि आपका पेट 56 इंची है, और ये सब करके भुगत के जाओगे कहाँ मोदी जी? ना आपको बाल है, ना बच्चा है, ना बीवी आपके साथ में रहती है, क्या करोगे इतने पैसे का? किसके लिए कर रहे हो मोदी जी? हमको तो लगा था कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप बहुत ही त्यागी पुरुष होंगे, आपसे ज्यादा भोगी पुरुष आज तक इस देश की सत्ता में नहीं आया कोई। आपने एक और आविष्कार किया, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था को 164 नंबर पर ढकेल दिया। यह आविष्कार है, बहुत बढ़िया आविष्कार किया। जिस देश के जीडीपी के 99% कर्जा हो जाए, यह आविष्कार है आपका, आर्थिक आविष्कार है आपके। जिस देश की गरीबी रेखा से नीचे के लोग 193 में हमारा देश 170वें पायदान पर पहुंच गया, ये आपका आविष्कार है। हमारे जो IMF वाले बोल रहे हैं कि यही हालत अगर रही तो 2024 में हमारी गिनती बांग्लादेश से पीछे होगी, यह आपका आर्थिक आविष्कार है। क्योंकि आपको आर्थिक आविष्कार भी RSS की जो किताब है, वी फाइंड आवर नेशनहुड में जो लिखा हुआ है, उसको साकार करके ही आपका आर्थिक आविष्कार होगा। आपको उन्नति तो करनी नहीं है, लोगों को भलाई तो करनी नहीं है, लोगों को कुछ देना तो है नहीं है, आपको तो यही काम करना है। आप समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हो, विश्वास रखा लोगों ने आपके ऊपर। और उनको क्या पता था ये समृद्धशाली और बलशाली भारत खाली 5% लोगों के लिए होगा, 95% लोग भिखमंगे हो जाएंगे, उनके पास में जीने का भी कोई सहारा नहीं रहेगा। आप जो डालोगे उनके थाली में वो उनको खाना पड़ेगा, आप जो बोलोगे वो उनका कहना पड़ेगा, आप जैसा रखोगे वैसा रहना पड़ेगा। क्योंकि गुलामों को कोई वाचा नहीं होती, गुलामों को कोई अभिव्यक्ति नहीं होती, और वो बनाने के लिए आप बिल्कुल कमर तोड़ रहे हो। पहले इकोनॉमी की कमर तोड़े आपने, नोटबंदी ला के, GST ला के पूरा व्यवहार समाप्त किए। उसके बाद में आप तो चिल्ला रहे थे 49% FDI के लिए, आपने तो 100% FDI दे दिया। बाहर के जो कंपनियां आएगी वहां समाज सेवा के लिए आएंगी क्या आपके देश का सरप्लस लूटने के लिए आएगी? आप बताते हो कि आपका सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स इसलिए बढ़ रहा है कि सारी दुनिया में ब्याज 0% पर आ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हमारे यहाँ अगर उनको इन्वेस्ट करके थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आके, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ का जो सरप्लस है वो भी लेके जा रहे हैं। सेंसेक्स जो बढ़ रहा है वो बनावटी सेंसेक्स है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, सब ठप है, सब कुछ ठप है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो बढ़ रहा था
वो तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया और लोगों को मरवा दिया, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, दवाई एक्सपोर्ट कर दिया, टीके फ्री में दे दिए पाकिस्तान को। आपने गांधी जी को इसलिए मारा था कि उन्होंने 55 करोड़ पाकिस्तान को देने की बात किए थे। आपने तो 1200-1300 करोड़ रुपए के टीके उनको फ्री में दे दिए। आपका क्या करना चाहिए? भक्तों, कुछ करोगे उनके साथ कि पूछ डाल के बैठे हो? करो कुछ। आप तो बहुत पुरुषार्थी लोग हो, आप तो बहुत बलशाली हो, पराक्रमी हो, राष्ट्रभक्त हो। तो 55 करोड़ के लिए गांधी को मारा था, तो 1200 करोड़ के लिए इनका क्या करोगे? करो कुछ। है आप में दम कि वही बताओगे कि तिलक ने सिग्नेचर किया होगा द्विराष्ट्र सिद्धांत पर, मगर वो ब्राह्मण है इसलिए उनको माफ है, और गांधी ब्राह्मण नहीं थे इसलिए हमने उनको मार दिया, या हम उसका विरोध करते हैं। ये दोगली नीति और आपका हिंदुत्व और आपका हिंदू धर्म, ये क्या है ये हमें पता है। जिनको नहीं पता होगा उनको समझाते रहिए। वो भक्तों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व में तुम नहीं आते। हिंदुत्व में एक पर्टिकुलर क्लास आता है, पर्टिकुलर जाति भी आती है और पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग आते। आप तो उसमें पुजारी भी नहीं बन सकते, आप तो उसमें चौकीदार भी नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। आप काहे के हिंदू हो भाई? आप तो पालकी ढोने के लिए उसके कहार जो होते हैं वो भी नहीं हो, वो भी परख के लेते हैं, वो ऐसे नहीं लेते किसी को भी कहार। और ये हिंदुत्व की स्थापना करके समृद्ध बलशाली राष्ट्र बनेगा, ये आपका आविष्कार है। अगर ये देश सेकुलर नहीं होता, जब ये देश आज़ाद हुआ 47 में, अगर सेकुलर नहीं होता तो जैसे पाकिस्तान बना वैसे पंजाब अलग बन जाता, जम्मू कश्मीर अलग बन जाता, लखनऊ अलग सल्तनत होती, इलाहाबाद अलग सल्तनत होती, काशी अलग सल्तनत होती, गुजरात में तो 50 सल्तनतें और अलग से बन जाती। उसके बाद में बिहार अलग होता है, बंगाल अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट अलग होती है, महाराष्ट्र अलग होता। महाराष्ट्र में भी कितने टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि सोलापुर की सल्तनत अलग की है, सांगली की अलग है, कोल्हापुर की अलग है और पुणे की अलग है, सब अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद में हैदराबाद तो अलग था ही, वो भी अलग रह जाता, तमिलनाडु अलग होता, केरला भी अलग होता। कहाँ आपका राष्ट्र बनता? कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हो? और कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? सेकुलर राष्ट्र था, सबको सम्मान देने की बात थी, इसलिए इकट्ठा हुए। आप नहीं कर सकोगे। आप इस तरीके से अगर करोगे तो राष्ट्र नहीं बचेगा, 50 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और ये पाप आप फिर किसी के माथे मढ़ोगे, फिर बोलोगे कि नेहरू ने ये किया था, गांधी ने वो किया था, सरदार पटेल ने ऐसा किया था। आपको दूसरे के बाप को अपना बाप बोलने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि आपका बाप ही ओरिजिनल पता नहीं है आपको कौन है, क्योंकि उसका चेहरा नहीं है, वो तो एक विचार है। और उस विचारों के साथ चलते चलते आपको बाप को भी ढूंढना पड़ता है। कभी आप सुभाष बाबू को ढूंढते, कभी भगत सिंह को ढूंढते हो, कभी सरदार पटेल को ढूंढते हो, और उनके लोग जब उनकी सच्चाई बाहर लाते हैं तो फिर उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम से कर लेते हो, फिर आप बाप बनने का प्रयास करते हो। और सबसे बढ़िया बात आपने खोज किया कि इतने महामारी में जहाँ अस्पताल नहीं, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ सेंट्रल विक्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए आपने इशू कर दिए, जिससे कोरोना की महामारी रुक जाएगी, जिससे सारा पेंडेमिक में कंट्रोल आ जाएगा। क्या जल्दी है मोदी जी? क्या करना चाहते हो आप देश के साथ में? क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको बाल बच्चे नहीं है, मगर हमारे तो बाल बच्चे हैं, हमको तो परिवार है, उनको बचाने तो दीजिए, उनको तो बचाइए। अरे क्या कर रहे हो? किस तरीके से आपका व्यवहार चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, जितनी खोज किया आप खोज बंद कर दो। 18-18 घंटे आपने तपश्चर्या करके जो खोज किया, उस खोज को बंद करो। हमको आपके खोजों की जरूरत नहीं है। हमको जैसा राष्ट्र पहले था वैसा ही राष्ट्र हमको सौंप दीजिए मोदी जी, और आप लोटा लेके झोला लेके उठ के निकल लीजिए। बहुत हो गया आपका, बहुत झेल लिया हम लोगों ने, वरना इस देश में जो होगा तांडव, वो आपके संगी झेल नहीं पाएंगे। नमस्कार।